वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। स्कैन इंस्टीट्यूट से मैं निमेश आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। CHSL की प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज को हम फर्दर कंटिन्यू करें। पार्ट 1 पहले ही आप सीख चुके हो, पार्ट 2 हम अलग से बात कर रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग बांटने का क्या मकसद है, अभी देखिएगा। कुछ क्वेश्चन नॉर्मली तो क्वेश्चन ईजी है, कुछ क्वेश्चन है जो हमारा स्पेशल अटेंशन मेरिट करते हैं, स्पेशल अटेंशन जिसमें चाहिए हमें। इसमें एक क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा, उससे तो काफी क्वेश्चन मजेदार है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इन पर्टिकुलर इसमें काफी मजा आने वाला है, आएंगे उस पे बच्चों। या तो अगर आप चाहते हो तो मैं उसके बाद शुरू में ही कर लेता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पढ़िए पहले। अब इस प्रश्न में आपको करने के लिए समय नहीं दे रहा, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने नहीं पढ़ा ना बच्चों, तो नामुमकिन है क्वेश्चन, उसमें भी काफी अच्छी टेक्निक चाहिए, राइट। तो अब देखो, सिलेबस से थोड़ा इधर उधर तो जाते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हार्डली मिलता है सिलेबस से प्रिंटेड, लेकिन उसी का क्वेश्चन पूछ लिया। बोलोगे सर सिलेबस के बाहर है, उनसे बोलोगे सिलेबस के बाहर है तो बोलेंगे यार गिन के कर लो। गिन के तो आइडियली गिन के तो कर ही सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है क्या, बेसिकली काउंटिंग है, गिनना है। तो गिनने के नए नए तरीके इजाद कर लिए गए हैं, तो नए नए तरीके हमें भी तो सीखने चाहिए ना। चलिए क्वेश्चन के पर आते हैं। यहाँ पर सारे लोग, तो बहुत बहुत स्वागत है सारे लोगों का, अभिनंदन सारे लोगों का, सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पिंकी, पूनम एंड एवरीबॉडी एल्स। एक बहुभुज की 11 भुजाएं, एक बहुभुज की 11 भुजाएं, बहुभुज के शीर्ष मात्रा के उपयोग से कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक बहुभुज की 11 भुजाएं हैं। जैसे कि अगर आप सिंपल, आपको पहले समझाता हूं कि एक बहुभुज की 4 भुजाएं, सिंपल क्वेश्चन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तरीका होता है कि कठिन प्रश्न करने से पहले सिंपल प्रश्न समझो कि भाई साहब चल क्या रहा है। तो एक बहुभुज की अगर 4 भुजाएं हैं, एक बहुभुज की 4 भुजाएं हैं, तो कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं इन वर्टिसेस को, इन शीर्ष को यूज करके, जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स, इनको यूज करके कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, त्रिभुज खींचने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए। त्रिभुज खींचने के लिए आपको 3 पॉइंट्स की जरूरत है। तो मान लो ये 3 पॉइंट आपने ढूंढे, तो एक त्रिभुज आ गया, ठीक है। एक से सामने वाला हो गया, ये 3 पॉइंट ढूंढे होते तो एक और त्रिभुज आ गया 2। ये 3 पॉइंट ढूंढे होते तो एक और त्रिभुज, और इसके एक सामने वाला, ये 3 पॉइंट ढूंढे होते तो एक और, टोटल 4 त्रिभुज आ रहे हैं, है ना। गिन लो, गिन लो, आप इसमें आराम से गिन सकते हो। 4 पॉइंट्स है ना, 4 में से कोई भी 3 ले लो, 4 में से आप कोई भी 3 ले लो बच्चों, आप त्रिभुज बना सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, 4 में से आप कोई भी 3 ले लीजिए, आप त्रिभुज बना सकते हैं। तो आपका काम क्या है, हमारा काम था, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, जो नंबर ऑफ त्रिभुज है, वो बराबर है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 आउट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। और क्या हमने प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में इतना टाइम लगाया है, उसमें हमने नहीं सीखा है क्या कि 4 अलग अलग चीजों में से, 4 अलग अलग चीजों में से अगर हमें 3 चीजें चाहिए, मेरे प्यारे बच्चों, 4 अलग अलग चीजों में से अगर हमें 3 चीजें चाहिए, तो उसका तरीका क्या होता है, 4C3। और मैंने मेरे प्यारे बच्चों को यह भी याद करा रखा है कि 4C3 4 होगा कैसे। मैंने प्यारे बच्चों को याद करा रखा है कि NC(n-1) NC1 के बराबर होता है, जो कि n होता है। प्यारे प्यारे बच्चे अगर भूल गए हैं तो उसको फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। भाई साहब क्या होगा, 4C3 क्या होगा, 4C3 हो जाएगा, नीचे करो थोड़ा इसको मैं, 4C3 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल ऊपर होगा, 3 फैक्टोरियल होगा, और 4 - 3 फैक्टोरियल होगा। यार ऐसे देख लो, 4 आ जाएगा फिर। तो मेरे प्यारे प्यारे इंटेलिजेंट बच्चों, 4 अलग अलग पॉइंट्स में से, 4 अलग अलग पॉइंट्स में से अगर हमें 3 पॉइंट चुनने हैं, 3 पॉइंट क्यों चुनने हैं, त्रिभुज बनाना, इसलिए 4 अलग अलग पॉइंट्स में से अगर हमने 3 पॉइंट चुनने हैं, तो उसका तरीका होता है 4C3। लेकिन इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स में से नहीं चुनना, इस क्वेश्चन में से 11 पॉइंट्स में से चुनना है। अब असली क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो असली क्वेश्चन है हमारा, उस पे आते हैं। 11 पॉइंट्स है, राइट, 11 पॉइंट्स, 11 भुजाएं तो 11 पॉइंट्स, 4 भुजाएं 4 पॉइंट्स, सिंपल है ना यार। 4 भुजाएं 4 पॉइंट्स, 5 भुजाएं पेंटागन 5 पॉइंट्स, 11 भुजाएं 11 पॉइंट्स। उन 11 पॉइंट्स की मदद से, उन 11 पॉइंट्स की मदद से त्रिभुज आपने बनाना है मेरे प्यारे होनहार बच्चों। उन 11 पॉइंट्स की मदद से आपने त्रिभुज बनाना है। तो जितनी बार, बिल्कुल गौर से सुनिएगा,
जितनी बार उन 11 में से 3 अलग अलग पॉइंट्स आप चुन पाओगे, जितनी बार उन 11 में से आप 3 अलग अलग पॉइंट चुन पाएंगे, उतने आप अलग अलग त्रिभुज बना पाएंगे। तो आपका काम सिर्फ इतना सा है, आपका काम सिर्फ इतना सा है कि 11 अलग अलग पॉइंट्स में से 3 पॉइंट चुन लिया, द जॉब इज डन। इतना ही करना है, आंसर निकालना होगा। आंसर कैसे निकालेंगे सर? 11 फैक्टोरियल ऊपर होगा, 3 फैक्टोरियल नीचे होगा, 8 फैक्टोरियल नीचे होगा। सर ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो बच्चों? सारा भूल जाते हो यार आप, तभी तो बोलते हो रेगुलर आओ, रेगुलर रिवाइज करो, नहीं तो कैसे काम चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। सब कुछ आपको फिर से याद कराते रहेंगे, कराने के लिए हम करा देंगे, लेकिन आपका नुकसान होगा ना यार। आगे कैसे बढ़ोगे? वापस ऊपर नीचे करते रहोगे तो ऊपर कैसे बढ़ेंगे? तो होनहार बच्चों उत्तर निकाल सकते हैं आप खुद ही। क्या होगा ये? तो ये 11 इंटू 10 इंटू 9। अभी इतना फंडामेंटल तो मेरे बच्चों को याद होगा ही ना कि मैंने क्या किया है। ये गायब हो जाएगा, ये 6 हो जाता है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 6। डिवाइड कर लो, 9 10 90, 90 बाई 6 15, 15 11 165। आया समझ में? आया? तो आप एक बात याद कर सकते हैं मेरे प्यारे बेटा जी लोगों, कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जितनी भुजाएं हैं दैट C3, अगर n भुजाएं हैं तो NC3 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ त्रिभुज के मामले में अगर कुछ और बनाना होगा तो बातें बदल जाएंगी। वो बातें क्या होंगी वो थोड़ा कठिन है, उसको हम अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन को देखकर अब हमें लगता है कि हमें PNC का डिटेल वर्जन भी पढ़ लेना चाहिए, है कि नहीं? मैं तो नहीं बोल रहा यार, ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। सर्च कर लो इंटरनेट पे, इंटरनेट पे तो आप पता नहीं क्या क्या सर्च करते हो। एक काम की चीज तो सर्च कर लो। तो प्यारे प्यारे बच्चे लोगों, 11 भुजाएं मतलब 11 वर्टिसेस। उन 11 वर्टिसेस में से 3 चुनोगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 11 में से कितनी बार आप 3 अलग अलग चुन सकते हो, उसका फॉर्मूला होता है 11C3। उत्तर आ गया आपका। ठीक है, हो गया डिस्कशन काफी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। और जैसा कि हमारा मॉडल है बच्चों कि प्रश्न पहले आप, ये तो मतलब बहुत ही बेसिक, इसमें टाइमर भी क्या लगाऊं, ऐसे ही कर लो। बहुत ही फंडामेंटल है प्यारे बच्चों, बहुत ही फंडामेंटल। चलो मैं चुप रहता हूं 30 सेकंड के लिए। ठीक है यार, इससे विकल्पों से हो जाएगा। विकल्प देखो ना, सेकंड वाले विकल्प को देखो, 3:4 में पहले ही है, 3:4 में पहले ही है। 30 जोड़ो तो इसको लो, 30 जोड़ो तो 45 और 50, 9/10। कुछ था ही नहीं करने के लिए, ऐसे हो जाएगा। नहीं सर विकल्प से करना अच्छा लगता, तरीका ही बता देता हूँ यार, कौन सी बड़ी बात है। अनुपात से अनुपात मैंने नहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है ना। आपने पढ़ा नहीं है, ऐसा क्यों करते हो बच्चों? देखिए ना, सारे रेगुलर 11 बजे का टाइम फिक्स है यार। बाकी टाइम भी फिक्स कर रहे हैं, फिक्स हो उन्हें पूरी बहुत जल्दी। बाकी टाइम फिक्स है, 11 बजे तो फिक्स ही है। तो प्यारे बच्चों, दो नंबर से 3x और 4x, इनको 30 से बढ़ाया जाता है दोनों को, तो अब नया अनुपात 9/10 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा कर दीजिए तो 30x प्लस 300, 36x प्लस 270, 6x 30 हो जाएगा। तो x मेरे बेटा जी लोगों का 5 हो जाएगा। x अगर 5 हो गया है, x अगर 5 हो गया है तो 3x ओवर 4x कितना हो जाएगा? 3 गुणे 5, 4 गुणे 5, 15/28। था ना? सिंपल था ना? चलिए नोट कर लीजिए जो लोग नहीं कर पा रहे थे। चलिए मैं 10 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, तो मैं टाइमर ले आता हूँ, आपका प्यारा टाइमर। हाँ चलिए भैया, आप तो चले जाते हो। तो टाइमर सर ने दर्शन दे दिए। चलिए बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घड़ी टिक टिक करेगी और आपको, अरे बाप रे बाप, टाइमर के लिए चल। चलिए कोई बात नहीं, मुश्किल से डरते थोड़ी है ना हम ना आप। तो उसमें 2 बार टाइमर चला दूंगा मैं, कोई बात। कुछ प्रश्न में ठीक है 2 मिनट लग सकता है, कुछ प्रश्न में 1, कुछ प्रश्न में 2, मिला जुला के टाइम बराबर हो जाता है।
चलिए मैं चूक रहा था। एक दफे और, इसके बाद नहीं। हिंट के लिए आपको बता दो, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, टाइमर दोबारा ले आऊंगा मैं। 111 का स्क्वायर 12321 होता है, आपने याद होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स हैं इसकी, लेकिन वैसे भी याद होना चाहिए। तो आप लोगों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन करने पे फोकस करें बच्चों। तो 11% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो तो सीधा निकल जाएगा कि 0.2321। ठीक है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करें तो अगर हम 10,000 रुपए मान लेते तो 2321 रुपए ब्याज आता। तो 2321 रुपए का ब्याज जब है तो मूलधन 10,000 रुपए, मैं पूरा समझाऊंगा अभी। अगर हम सॉल्व करें तो 10,000 रुपए अगर मान लेते ना मूलधन, तो 2321 रुपए ब्याज आता। तो 2321 रुपए ब्याज तो 10,000 मूलधन, क्योंकि यहाँ ब्याज दिया हुआ है तो हम ब्याज को लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। तो 6963 ब्याज 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ गया मूलधन। अब भाई साहब मूलधन आ गया तो साधारण ब्याज का तो फॉर्मूला सिंपल होता है ना कि प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो 6600 सीधा उत्तर, बात खत्म। सिर्फ प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। तो कैसे किया अब देखो, आप भी कर सकते हो, कुछ खास नहीं किया, बस चीजों को बार बार करने से ना अपने आपको शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं इसको, लेकिन वो फंडामेंटल से चीजें आती हैं। वो बहुत अजूबा सी चीज नहीं है बेटा जी, लोगों ये आराम से कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो कि अगर 10,000 रुपए, ठीक है, प्रिंसिपल को ले लो आप 10,000 रुपए, 10,000 हम जानबूझ के ले रहे हैं ताकि डेसिमल वगैरह हट जाए, वो एक्सपीरियंस से आ जाता है। चलो मान लो आपको ये भी समझ नहीं आ रहा, तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ही रहने दो। तो फॉर्मूला होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज, पहले मैंने शॉर्ट से तरीके से करके दिखा दिया, अब मैं प्रॉपर तरीके से करके दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रैक्टिस से कोई बच्चा ये सोच पाएगा। क्योंकि हमारा जो एम है, हमारे पूरे इंस्टीट्यूट का जो एम है, वो ये सिर्फ नहीं कि टीचर अपनी वाहवाही लूट ले, दिखा दे वाह क्या शानदार किया। टीचर आपको इस काबिल बनाए कि आप भी आराम से छोटे छोटे तरीके इजाद कर सके एग्जाम में। क्योंकि छोटे छोटे हमारे जो तरीके होंगे, टीचर्स के तरीके होंगे, आप मुझे बताओ बेटा, आप मुझे बताओ ईमानदारी से कि कितने सारे छोटे तरीके, आप कितने सारे शॉर्ट ट्रिक्स याद करके एग्जाम में जा पाओगे? कितने सारे? 2-3 हजार याद करके जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। कुछ याद रहेंगे, कुछ नहीं याद रहेंगी। तो बेसिक सीखिए, फंडामेंटल सीखिए। जो शॉर्ट ट्रिक्स दिमाग में रहती है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं रहती है उसके लिए फंडामेंटल है ना। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के भरोसे जा रहे हो, तो आपको मन में डाउट आएगा, अरे यार ये ट्रिक्स तो मैं भूल रहा हूँ। आता है ना एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय लगता है सब कुछ भूल गए, ट्रिक्स भूल गया, मैं पता नहीं क्या करूंगा, ऐसे पैनिक हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है, कुछ ट्रिक्स याद हैं, तो आप बोल सकते हो अपने आप से कि भाई साहब मुझे तो ना बेसिक्स आते हैं, मैं क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा, शॉर्ट ट्रिक याद आ गई तो मैं जल्दी कर लूंगा। पता है इस कॉन्फिडेंस से ना शॉर्ट ट्रिक जल्दी याद आ भी जाती है। करके देखना, फायदा होगा। और मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं करता मेरे बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं कि हवा में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। खुद लाइफ में किया नहीं और आके यहाँ बैठ के भाषण देने लगे कि ऐसे करो हो जाएगा, ऐसे करो हो जाएगा, ये मोटिवेशन वो मोटिवेशन लगे। अरे भाई साहब इतनी अच्छी बातें आपको पता थी, खुद ही कर लेते ना।
खुद ही कर लेते हैं। तो जो बातें कोई फॉलो कर सकता है, क्या आप वो बातें फॉलो करके सक्सेसफुल हो सकते हो सकते हो। एग्जाम्पल सामने आ रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा फर्क हमारे इंस्टीट्यूट का, पहला फर्क ये कि हम सिर्फ शॉर्टेज बताएंगे नहीं, हम आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप भी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सको। दूसरा कि हम ऐसी फटे नहीं मारेंगे, ऐसी फालतू बातें नहीं करेंगे, खुद कर चुके हैं लाइफ में, तब आपको बताएंगे बेटा ऐसे करो तो आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो बेसिक्स पे फोकस करें। यहाँ पर शॉर्ट तरीके से तो कर लिया। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल, R के 11 तो 1.112। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू बेटा जी लोगों 1.2321, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब इतनी तो थोड़ी बहुत मेमोरी तो होनी चाहिए, नहीं तो आप दोबारा फाइंड कर लो। ट्रिपल से मल्टीप्लाई करके शॉर्ट टेक लगा के वो सब वीडियोस हमने रिकॉर्ड कर रखे आपकी कैलकुलेशन की वीडियोस। ठीक है, तो इसीलिए मेरे प्रिंसिपल को लेट प्रिंसिपल को मैंने क्या मान लिया 10,000, ताकि कुछ डेसिमल का लोचा ना रहे। तो अमाउंट हो गया आपका 12321, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं 2321। अब लगाई यूनिटरी मेथड कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट 2321 है तो जो प्रिंसिपल है वो 10,000, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट 1 रुपए होगा तो प्रिंसिपल आपका 10,000 डिवाइड बाय 2321 होगा। जब कंपाउंड इंटरेस्ट वास्तविकता में आपका 6963 है तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 10,000 बाय 2321 गुणे 6963 होगा। मेरे प्यारे प्यारे होनहार बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे काबिल बच्चों, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो एक्चुअल जो प्रिंसिपल है ना वो 30,000 है। और एक बार प्रिंसिपल आ गया तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो साधारण ही होता है। क्या होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी बाई 100। आर 11 टी 2, जो कि बता रखा है कि दर और समय सेम। प्रिंसिपल आपने निकाल लिया, नोट कर लीजिए बच्चों समझ के। बिल्कुल बेसिक्स क्या, तो नहीं समझ में आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, टाइमर कहाँ गया भैया? लीजिए यार टाइम। डिस्कस कर ले। तो पहले से सॉल्व करने की बात हो, क्वेश्चन तो पढ़ ही चुके हो। 20,000 का अंकित मूल्य 10% 8% क्रमिक छूट है, तो 92/100 90/100। इसी प्रश्न कर रहा हूँ, बाद में समझा दूंगा उसे। अभी ऐसे लिख रहा हूँ कि परीक्षा में कोई बच्चा कैसे करेगा। 0,0,0,0 का स्वाहा हो गया सारा, तो 184 गुने 90 हुआ, जो कि 36 62 165 16,560 रुपए। 1,440 रुपए उसने खर्च कर दिए। 18,000 रुपए खरीद 18,000 रुपए खरीद पड़ी। 20,000 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपए का। 2,000 कितने पर? 18,000 रुपए पर गुणे 100 करेंगे तो 1/9 1/9 गुणे 100 करेंगे आप, तो 2,000 बाई 18,000 गुणे 100 करेंगे
1000 से 1000, 2 से 9, 100 बटा 9, 11% लाभ। प्रश्न खत्म, प्रश्न खत्म। अब वही बात कि इसे ढंग से समझा भी दू, बेसिक से कि किया क्या, हुआ क्या, इस प्रश्न समझाता हूं। पहले ये बताइए कितने बच्चों को समझ आया, बताइए 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 जरा। चलिए बता देना, कमेंट से ही बता देना बाद में, जो लोग बाद में इस लेक्चर को देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और फिर से सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का। और बच्चे आप यहाँ पर आए ना तो वो सीरियसनेस वाली कसम खा कर रही है। ऐसा नहीं कि हंसी मजाक नहीं करना, लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं करना, करना है, इन सबका समय होता है। तो मेन समय आपका पढ़ाई के लिए होगा, और जो बाकी समय माइंड को फ्रेश करने के लिए उतना समय आप इंटरटेनमेंट में लगाओगे। मेन स्टे आपका ये नहीं कि एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सुबह उठ रहे हैं, पढ़ाई के लिए उठ रहे हैं। पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, दिमाग को रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम बीच में एंटरटेनमेंट करते हैं। ऐसे नहीं कि एंटरटेनमेंट करते करते थक जा रहे, टीवी देखते थक जा रहे, चलो थोड़ा पढ़ ही ले, ऐसे नहीं। ऐसे तो फिर तो नमस्ते करना पड़ेगा। क्यों करना है बच्चों? अरे नौकरी पाने के लिए, नौकरी क्यों पानी है, वो रीजन तो आप ढूंढो, पैसे के लिए, प्रेस्टीज के लिए, पापा मम्मी की खुशी के लिए, जो भी रीजन है वो तो आप ढूंढो। तो कैसे किया? 20,000 रुपए का अंकित मूल्य था मेरे प्यारे बच्चों, 20,000 रुपए का अंकित मूल्य था, 10% की छूट थी। 10% की छूट थी मतलब 90% पे बेच रहे हैं। 20,000 के 90% की बात हो रही है, 10% की छूट दे दी गई है, तो 20,000 के 90% की बात हो रही है। इतनी छूट पे मन नहीं भरा, वो बंदा जा रहा था दुकान से बाहर, तो दुकान वाले ने बोला सर आप 8% की और छूट ले लो, ये होता है क्रमिक छूट। पहले 10% की छूट देकर लुभाने की कोशिश की, देखा क्या पता बात बन जाए, नहीं बात बनी, तो सर ऐसा करो 8% की आप और छूट ले लो। उसमें तो झूठ बोल रहा था, सर इतनी खरीदे नहीं, वो दुकान वाले बोलते हैं इतने में ही खरीदा है मैंने, कुछ नहीं मुझे मिलने वाला। जाने लोग बोलते सर ऐसा करो 8% और ले लो। तो 8% छूट किस पर दे रहे हैं? नई कीमत का। और नई कीमत क्या है? ये है नई कीमत, ये ब्रैकेट वाली है नई कीमत, इस पर 8% फर्दर छूट दे रहे हैं। तो इसके कितने प्रतिशत हमें पे करने पड़ेंगे? इसके 92% हमें पे करना पड़ेगा। तो ये खरीद मूल्य पड़ा उस डीलर का, ये क्रय मूल्य पड़ गया उस डीलर का, जो कि आपने निकाला है मेहनत से। क्या निकाला है? 16,560 कैलकुलेशन करके आपने नीचे निकाला। ठीक है, मैं डिटेल में समझा। तो ये क्रय मूल्य पड़ गया डीलर का। पता चला उसको कि यार तो डिफेक्टिव पीस था, इसलिए वो डिस्काउंट दे रहा था, तो 1440 रुपए और उसने खर्च करने पड़े। तो टोटल जो सीपी है आपका, टोटल जो कॉस्ट प्राइस, टोटल जो क्रय मूल्य है, उसमें 16,560 में उसको 1440 और जोड़ने पड़े। टोटल जो क्रय मूल्य पड़ गया आपको वो 18,000 रुपए पड़ गया। टोटल जो क्रय मूल्य पड़ गया मेरे बच्चों 18,000 रुपए पड़ गया। और जो आपका सेलिंग प्राइस है, जितने में उसने बेचा, उसने चलो मैं भी नुकसान थोड़ी ना सहूंगा, 20,000। तो जो गेन है या जो लाभ है वो एसपी माइनस सीपी होती है ना। सीपी कौन सी? टोटल इफेक्टिव कामगार सीपी जो होती है, मतलब सारे खर्चे वर्चे करने के बाद 18,000 तो 2,000 पड़ गया। भाई साहब आगे तो आप जानते ही हो ना कि गेन का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गेन ऊपर सीपी नीचे और 100 बगल में। क्या निकालते हैं ऐसे? गेन का प्रतिशत। ठीक है बच्चों, बढ़ जाए आगे, है आपकी परमिशन। नोट कर लीजिए एक बार, जो लोग नोट करना चाहते हैं। ठीक है, ये रहा टाइम, करिए।
पहले से प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न पढ़ा आपने, इतनों का योगफल 95% करता है, बी 80% करता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 43,000 माइनस एक्स का 1/5 इसके बराबर है। पहले से प्रश्न सॉल्व करेगा, ऐसे कोई प्रश्न सॉल्व करेगा। एक का हिस्सा एक्स, एक का 43,000 माइनस एक्स, एक की बचत 20% मतलब 1/5, एक की बचत 5% मतलब 1/20। सॉल्व कर दिया तो एक्स की जो वैल्यू हो गई 43,000 गुणे 4/5 कैलकुलेशन करके तो वो जाती है 8600। 8600 गुणे 4, ठीक है, 8600 गुणे 4। तो एक्स हो गया आपका 8600 गुणे 4 तो 24 36, लेकिन एक्स आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर बी का हिस्सा 43,000 माइनस एक्स है जो कि 8600 पड़ेगा। तो बिना बोल के करोगे यार, बिना बोले करोगे तो 1 मिनट में संभव है ना। चलो 1 मिनट थोड़ा सा कुछ सेकंड ज्यादा लग जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर तो आप आगे होने चाहिए। चलो बिल्कुल समझ नहीं आया तो मैं डिटेल में समझाता हूं कि क्या चल रहा है। ठीक है बेटा जी लोगों, मैं आराम से आपको डिटेल में समझाता हूं कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो 43,000 रुपए योगफल है। अब जो सिंपल पार्ट है 95% वाला, उसके लिए मैं एक्स रखना चाहता हूं, और जो 80 जो सिंपल पार्ट है 80% वाला, उसके लिए मैं एक्स रखना चाहता हूं। उसके लिए मैं एक हिस्सा एक्स हो जाएगा, एक हिस्सा 43,000 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं बेटा जी लोगों कि जो सेविंग है, एक की 5% की सेविंग है, एक की 20% की सेविंग है। तो ये 5% वाला जो हिस्सा है, 5% की सेविंग और 20% की सेविंग, वो ऐसे रख दिया। कुछ गलत नहीं है, आप इंटरचेंज करके भी रख सकते हो, है ना, कुछ गलत नहीं है बेटा जी, आप इंटरचेंज करके भी रख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा। आप उल्टा करके देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी 5% की सेविंग है। 5% कितना होता है? 5/100 गुणे एक्स, और इसकी सेविंग 20% की है। 20/100 गुणे 43,000 माइनस एक्स, इससे एक्स निकल जाएगा। लेकिन आप देखो, आपसे बी का हिस्सा पूछा गया है, तो जो आपने माना है उसमें 5% की सेविंग किसकी हो रही है? ए की, और 20% की सेविंग बी की। तो आपका जो एक्स आएगा ना, एक्स आपका उत्तर नहीं होगा, आपका उत्तर 43,000 माइनस एक्स होगा। तो आप पूछ सकते हैं कि सर 20%, 5% ऐसे ऐसे क्यों रखा, उल्टा क्यों रखा? रख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ज्यादा आसान है, करके देख, दोनों करके देखो ना, आपको कोई यकीन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। तो अगले क्वेश्चन के, चलिए बच्चों करके दिखाइए। बस कुछ ही सेकंड बाकी है। टाइम ओवर मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक्स दिया हुआ है। अब देखो फटा, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों मेरे। तो 1/x ना देखो, सीधा 2 - √3 होगा, चेक करके देख सकते हो। एक रोस्टराइज करके देख लो, ये दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। ऐसा नहीं कि पहली बार देख रहे होगे आप, है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन देख चुके होगे। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कि पहली बार होगा, कई बार आप ऐसे क्वेश्चन देख चुके होंगे। तो अब आपके सामने क्या है प्यारे बच्चों? अब है x³ - 1/x³। मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाऊं क्या इधर? a³ - b³ का फॉर्मूला a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b। कहाँ पढ़ा है सर फॉर्मूला ये? अरे अलजेब्रा की प्लेलिस्ट नहीं देखी आपने? सर अलजेब्रा लाइव पढ़ा दो, पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे बच्चों, जुड़े तो रहो आप हमारे साथ। तो टाइमिंग भी डबल डबल कर रहे हैं, तो सब कुछ कवर हो जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो a³ - b³
एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का फॉर्मूला x माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab तो 1 हो गया, x इंटू 1/x तो 1 हो जाएगा, इंटू x माइनस 1/x। समझ में आ रही है ना बात आपको? a की जगह x है, b की जगह 1/x है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x माइनस 1/x। x माइनस 1/x करेंगे आप 2√3 का क्यूब कितना हो जाएगा? x माइनस 1/x करिए तो 2 2 कैंसिल, √3 माइनस माइनस √3 2√3 का क्यूब 8 इंटू 3√3 8 इंटू 3√3 माइनस 3 इंटू, ठीक है, तो 2√3 का क्यूब 2 का क्यूब 8 हो गया और √3 का क्यूब 3√3 हो गया, 24√3 माइनस 3 इंटू अगेन 2√3 माइनस 3 इंटू अगेन 2√3, सॉरी ये प्लस है ना, प्लस फॉर्मूला में 24 प्लस 6 दैट इज 30√3। फॉर्मूला गलत लगा दिया ना, प्लस है, ए माइनस बी का क्यूब प्लस, तो यहाँ प्लस होगा, माइनस गलत लगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा? हमने पहले तो ऑब्जर्वेशन करी, इसमें ऑब्जर्वेशन की x अगर 2 प्लस √3 है तो उसका जो रेसिप्रोकल है ना 1/x वो उसका कॉन्जुगेट टाइप होगा 2 माइनस √3। फिर हमने देखा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। a की जगह x है, b की जगह 1/x। इस बात का फायदा उठाया, कैलकुलेशन करी और काम खत्म। कर सकते हो ना कम टाइम में, कर सकते हो। प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हम किस लिए आपके पास, हम किस लिए? इसमें टाइमर में हो जाना चाहिए यार ये क्वेश्चन, तो मतलब आप एक्सेप्ट करोगे बच्चों, शुरू कर भी दिया होगा आपने। चलिए मैं चुप रहता हूँ, आप करिए प्रश्न। एफिशिएंसी में ले जाइए आप, एफिशिएंसी मतलब क्षमता कितनी है काम करने की। अरे बच्चों टाइम ओवर के इस क्वेश्चन को आप वर्बली कर सकते थे। कैसे? देखो, काम करने में जो टाइम लग रहा है, टाइम का रेशियो का टाइम के अनुपात का रिवर्स, टाइम के अनुपात का रेसिप्रोकल होगा आपकी क्षमता का रेशियो, कार्य करने की क्षमता का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या है? 3:2। ठीक है, 3:2 A/B का। तो अगर A/B की क्षमता की, A/B के टाइम की बात करें तो टाइम का रेशियो है 3:2 है ना, 15:10 को 5 से काट दिया। तो एफिशिएंसी में क्षमता, काम की क्षमता का 2:3। तो पैसे टाइम के हिसाब से मिलते हैं, क्षमता के हिसाब से? वैसे तो क्षमता के हिसाब से मिलते हैं ना, वैसे तो क्षमता के हिसाब से मिलते हैं ना। एक ही ऑफिस में सारे लोग 9:30 बजे आते हैं, 6:30 बजे जाते हैं, स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी ऑफिस में जो सबसे ऊपर वाले पदाधिकारी, उनकी सैलरी 2 लाख के ऊपर होती है, सबसे नीचे वाले पदाधिकारी की सैलरी 50,000 मुश्किल से होती है। तो समय तो बराबर लगाते हैं, लेकिन क्षमता के अनुसार उनको वेतन मिलता है। तो आप भी अधिक क्षमता वाले कैटेगरी की कोशिश कर रहे हैं ना बच्चे, तो एफिशिएंसी के अनुसार पैसा मिलेगा। तो बी को कितना में मिलेगा? 3/5। 5 कहां से? 2 और 3 का योग। अब इन सब बातों को समझने में आपको दिक्कत होती है ना बच्चों, तभी तो हम बोलते हैं कि रेगुलर रहा करिए। और हमारी CHSL की जो प्रॉब्लम सीरीज थी ना, उसमें कई बार डिस्कशन हुआ है हमारे, उसको तो छोड़ो, अरे अनुपात समानुपात की जो हमारी हिंदी मीडियम में जो सीरीज है, बायलिंगुअल मीडियम में सीरीज है, उसको देखिए। उसमें कितना कुछ डिस्कस कर रखा है, कितना कुछ डिस्कस कर रखा है। और बताओ आप करना नहीं चाहते इसको? कितना कुछ बच्चों ने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो प्लीज उसको जाके अच्छे से पढ़िए। तो ये सब चीजों में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अभी भी आपको समझने में दिक्कत होती है बच्चों मेरे, तो एलसीएम मेथड पे चले जाइए। मान लीजिए कि काम 30 यूनिट का है, मान लीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि काम 30 यूनिट का है। अगर काम 30 यूनिट का है तो 15 दिनों में ए 30 यूनिट करता है, तो एक दिन में ए कितना करेगा? एक दिन में ए करेगा 2 यूनिट। उसी तरह से 10 दिनों में बी 30 यूनिट, पूरा काम 30 यूनिट का है,
तो 10 दिनों में बी 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में भी 3 यूनिट काम करेगा, एक दिन में भी 3 यूनिट। यार यहीं से क्षमता का अंदाजा नहीं लग रहा है कि एफिशिएंसी का जो बी की जो एफिशिएंसी क्षमता है वो 3 के अनुपात में, ए की क्षमता 2 के अनुपात में है, तो जो बी को पैसे मिलेंगे 3 के अनुपात में मिलेंगे, ए को पैसे मिलेंगे वो 2 के अनुपात में मिलेंगे। तो पूरे पैसे का जो बंटवारा होगा बच्चों वो तो क्षमता के अनुसार हो जाएगा ना, नहीं होगा? बताओ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न बच्चों, सॉल्व करिए। ज्यादा प्रश्न बचे नहीं है, जितने प्रश्न बचे हैं उसको आप सही सही सॉल्व करिए। कुछ बुरा मान जाऊंगा, ये प्रश्न तो होना चाहिए, ज्यादा प्रश्न बचे नहीं है। बहुत ही सरल प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न बच्चों मेरे। ये देखिए 8 बटा, ये 9/5 प्लस 3/5, 12 बटा, ये कितना, 5 से 15, 16, 16 3 19, 19/5, 19/5 डिवाइड बाई 8/5, तो 5 5 गया, 19/8 हो गया, डिवाइड बाई नीचे क्या हो गया, इसको देखिए सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है, 3 ऊपर चलेगा, 3/8, 5/8 प्लस 3/8, 8/8 1, तो ये पूरा 1 हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है यार, कर ही लिया होगा आपने बच्चों, बॉडमास वाला रूल। 9/8, तो 8 और 8 का सफाया हो जाएगा, 19/9 सीधा आपका उत्तर हो जाएगा। बताने की जरूरत भी थी इस प्रश्न को, बताओ, बताने की जरूरत भी थी, इतना सरल सा प्रश्न था, क्यों नहीं कर, टाइम में सॉल्व करिए। और जो बच्चे टाइम में सॉल्व करें उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, कमेंट्स में आंसर दे रहे हैं, जो बाद में कमेंट्स में आंसर देने वाले सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं कम से कम समझ तो जरूर चाहिए। बहुत सरल सा प्रश्न बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सरल सा प्रश्न आपके सामने, अभी सॉल्व करिए, बिना टाइमर के सॉल्व करिए, तुरंत चाहिए मुझे उसका उत्तर, बस मैं तुरंत बोलने लग जाऊंगा, ज्यादा देर चुप नहीं रहूंगा मैं इसमें। क्या था बच्चों, क्या क्या ही था इसमें यार, आपको पाइथागोरस नहीं दिखता, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, अब ये सब नहीं दिखेगा बच्चों तो क्या करोगे, बहुत गलत बात है कि नहीं? आपको सीधा मेरे प्यारे बच्चों पाइथागोरस दिखना चाहिए, सीधी सी बात, सीधी सी बात। 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, भाई साहब 6 के ऊपर पावर 2 है, तो एक्स की पावर 1/4, एक्स की पावर 1/4 2 है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स 16 हो जाएगा, कुछ भी है इसमें। यार सीएचएसएल का पेपर है ना, तो आसान तो होने ही प्रश्न, बीच बीच में कठिन होते हैं। पहला प्रश्न हमने किया, कितना अच्छा सा प्रश्न था, पहला प्रश्न कौन सा था बच्चों, ये वाला, इनफैक्ट इसको पहले हमने कर लिया था, कितना शानदार प्रश्न था, कितना शानदार। ये 4 वर्टिसेस में से 3 वर्टिसेस चुने थे, तो 4C3 ट्राइंगल बनाना था, याद है? तो n वर्टिसेस में से r चुनने हैं, तो एनसीआर 11 में से 3 चुनने हैं, क्योंकि 11 वर्टिसेस हैं, आपको 3 चाहिए क्यों, त्रिभुज के लिए, तो 11C3। जितनी बार 11 में से 3 अलग अलग वर्टिसेस चुन पाओगे, आप उतने अलग अलग त्रिभुज बना पाएंगे। याद नहीं है बच्चों? शुरुआत कर जाके एक बार दोबारा देखिएगा, जब अपलोड हो जाएगा तो दोबारा दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न था। और ये बच्चों ये आखिरी प्रश्न, हमारे सफर का आखिरी नहीं, आज इस लेक्चर का आखिरी प्रश्न, इसको सॉल्व करिए। टाइमर चला दूं, नीचे टाइमर चला देता हूं, टाइमर में एक शर्त पे चला रहा हूं, मुझे सबका उत्तर चाहिए, कमेंट्स में चाहिए बच्चों। पूरम, पिंकी और बाकी सारे लोग प्लीज कमेंट करें।
बस कुछ सेकंड बाकी बच्चों। टाइम ओवर। नाउ लेट्स सी टुगेदर। एक त्रिभुज है, ऐसा बहुत ही सरल से, मतलब बिना सॉल्व किए कर सकते। देखो बी और सी 156 है, तो बी और सी का जो आधा आधा भाग बचा उसका योग मिलाकर कितना हो गया 24, उसका आधा योग मिला कितना हो गया 24 है ना। तो उसका डबल कितना हो गया 48। 48 को 180 से माइनस कर 132 सीधा उत्तर। सीधा कैसे किया सर, दिखा देता हूँ यार आपको, ऐसी क्या बात है, आप ही की क्लास है यार, जो बोलोगे आप हम वो करेंगे, है ना बच्चे लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों BOC आपका 156 डिग्री अगर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये समद्विभाजक होने की वजह से आधा आधा है, राइट। तो x और y का जो योग है वो 24 है, इस बात से आप मना तो नहीं कर सकते। तो 2x और 2y का जो योग है मेरे प्यारे बच्चों 48 है। तो जो एंगल A है वो 180 माइनस 2x प्लस 2y नहीं होगा क्या, क्योंकि ABC तीनों मिलाकर भी तो 180 डिग्री बनने चाहिए। ही आपको तो बताया था मैंने। तो कुछ क्वेश्चन वर्बली कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन आसान है वर्बली कर लो, बाकी जो कठिन प्रश्न है उसके लिए टाइम बचा के चालाकी से, जैसे एनसीआर वाला क्वेश्चन नहीं था, सोचना था, जल्दी भी करोगे तो नहीं होगा, सोच के करोगे तो हो जाएगा। तो बच्चों बैलेंस्ड में, बिल्कुल बैलेंस्ड में चल चल के और टाइम को सही से यूज करके आप बहुत अच्छी तरीके से सफल हो सकते हैं। तो रेगुलरली, बिल्कुल रेगुलर वे में ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेगा। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इन सारे लोगों का भी धन्यवाद जो इस लेक्चर को बाद में देखने वाले। ठीक है बच्चों, हम आपसे लगातार ही मिलते रहेंगे।